Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. आज का टॉपिक हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का हार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं। एग्जाम में हाँ आप लोगों को फील हो सकता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा जाना पढ़ा रहा हूँ मैं कि आप लोगों को थोड़ी सी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन लग सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ये टॉपिक को इनडायरेक्टली भी अगर टच किया है तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं उससे मैंने कुछ लिया हुआ है, और जो फ्यूचर में हम लोग आने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, अलग अलग जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें अपन यूज करने वाले हैं, उसमें ये यूज होगा। बट हाँ, मैंने आप लोगों को जो 100% एग्जाम बेस्ड मटेरियल देने का प्रॉमिस किया था और मैंने बोला था कि आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट इसमें वो प्रॉमिस मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूं, साइड में रख रहा हूं, तोड़ के रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा। द रीजन बिहाइंड इट कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, अच्छे खासे 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस में पूछे जाते हैं तो आप लोग कहीं भी एक प्री रिक्विजिट जो आप लोगों का रूल है वो आप लोग नहीं लगा सकते कि आप में यही क्वेश्चन आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने ये डायमेंशंस नहीं देखे तो आप लोग यही नहीं समझ पाओगे कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो जो लोग ये चाह रहे हैं, उन लोग जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे सर केवल एग्जाम बेस्ड करते हैं, 4 पेज का नोट्स बन जाए तो उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट इस केस में, इस वाले वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसी का ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन का सेकेंड पार्ट ही आएगा, उसमें क्या है थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा मटेरियल देखने को मिलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अगर नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन अपने, तो कोई बात नहीं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपने नोट्स बना लो। वैसे मैंने जो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पूरे के पूरे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ 3 पेज के थे, बट यहाँ पर आप लोगों को काफी लंबा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी मेरी, तो उसमें मेल कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसी के प्रॉपर पीडीएफ भेज सकता हूं इस वाले लेक्चर के। कि आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाना चाह रहा ना, अब आप लोगों का प्रीव्यू आने वाला है, क्यों आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करवाऊं? तो जितनी जरूरी है आप सिर्फ उसको पढ़ लेना, आप लोगों को माइंड में रखना है और एग्जाम के अंदर सीधा लिख के आना है। आगे बात समझ में? मैंने इतनी बड़ी इसमें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इसमें इतनी सारी डायमेंशंस हैं और अगर मैंने एक भी डायमेंशन छुड़वाने की कोशिश करी तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ना लिख पाओ। आगे बात समझ में? वैसे तो सबसे बेस्ट वे है कि आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेना नॉट सो इम्पोर्टेंट बट येट इम्पोर्टेंट, याद रखना। समझ में आई ना ये वाली बात? तो आप लोगों को जब आप रिवाइज भी करोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ गया, अरे नहीं बस इसमें से मोटा मोटा निकाल देना है ना। चालू करें अपन लोग। और मैं क्यों बता रहा हूं इसको कि इस तरीके से आता है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो सिलेबस देखोगे तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाला जो है पूरा का पूरा अपना पेपर नंबर 1 में दिया हुआ है ना। पेपर नंबर 1 के पॉपुलेशन सेटलमेंट के अंदर ये जो पिंक वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रेड वाला अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे प्रॉब्लम ये है कि पेपर नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है और पेपर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को पता है इंडिया बेस्ड होता है और बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है ना आज के टाइम पे। तो ये वाला जो है ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यही चीज है, इसीलिए इतनी सारी डायमेंशंस ये पूछ लेता है, ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ ठीक है, आगे बात समझ में ना ये चीज नॉर्मली। अब देखो पीवाईक्यू के थ्रू देखो कि पीवाईक्यू में लास्ट 40 ईयर में 80 से लेके अगर देखा जाए 45 ईयर हो चुके हैं, तो उसमें आप लोगों के 7 टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं। बट प्रॉब्लम बिहाइंड इट कि क्या है, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग एग्जैक्ट बता ही नहीं पा रहे हो कि ये कहां से आया है। देखो जैसे इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का पूछ लिया है, लेकिन साथ में उन्होंने कंपैरेटिव ट्रेंड पूछ लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ का डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। इसके अंदर देखो सेकंड के अंदर ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन सिंस 1901, लेकिन पूछा कितने नंबर का? ओनली 10 मार्क्स का, क्योंकि 81 में जो 20 मार्क्स का लिखा हुआ है ना वो 10 मार्क्स के बराबर ही समथिंग पूछा जाता था, ठीक है। एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेंसिटी, देखो ग्रोथ एंड डेंसिटी का पूछ लिया, ठीक है। प्रेज द अकाउंट ऑफ द वेरियस ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। फिर आपसे पूछ लिया एग्जामिन द थ्योरीज अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल,
एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव मेरिट्स एंड थ्योरीज ऑफ द मीटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन तो देख ले, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल वाली बात आ गई, है ना। क्रिटिकली मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रोथ द टू हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जोन, है कि नहीं। अब देखो, दो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जोन पूछ लिया इंडिया के अंदर, उसकी अपन लोगों को फैक्टर्स बताने जो रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे आप लोगों को वो हो रहा है। तो मैंने अपने नोट्स में भी ये भी चीजें की हुई हैं, समझ में आई नहीं वाली बात। कोई भी दो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जोन देख लिया, उसके अंदर मैंने फैक्टर्स लगा दिए। तो ये सब चीजें देखने हैं, देखो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देख लिए, फिर रिलेशनशिप देखा है नेट प्रोडक्टिव रेट का। अब इस तरीके से अलग और भी आ गए, तो है ना 19 में ही आया है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना चीज हो गई, ठीक है। ट्रू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द पॉपुलेशन वगैरह देख लिया। तो लोगों को लगता तो है कि भाई मुझे आता है पॉपुलेशन ग्रोथ से। आप लोग नोट्स भी अच्छे तैयार कर लोगे 2 से 3 पेज के। अगर मैं 2 से 3 पेज के भी नोट्स बनवा दूंगा ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो मेरा पूरा का पूरा ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं सिर्फ अपने नोट्स डालूंगा, ठीक है। उससे आप लोगों को लगा रहे सर ये तो बहुत सिंपल है ना। नाउ अब एक प्रॉब्लम थी, मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, गलती से मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और अपना ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला था, ठीक है, साथ में। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग होमवर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो पहले एक बात दिमाग में रखना कि ये वाला क्वेश्चन द ग्लोबल डेमोग्राफिक लैंडस्केप इज इवॉल्विंग विद रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सम प्लेस एंड रैपिड एजिंग अदर इल्यूस्ट्रेटेड द एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये 3 जो है अपने टॉपिक्स, उसका एक में मिक्स हो के आया ये वाला क्वेश्चन। ये 2025 में ही आया था 15 मार्क्स का। तो इसके अंदर आप लोगों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, और आप लोगों को जो ग्रोथ वाला जो पूरा मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, जितने भी फैक्टर्स बताऊंगा वो आप लोगों को इसके अंदर यूज करना है। दैट मीन्स ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, तो आप लोगों को 15 मार्क्स का ये पूरा का पूरा मिल गया, ये दिमाग में रखना, है ना। तो इसीलिए अब जब मैं इसमें डाल सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से जाना आप लोगों को ग्रोथ के मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अरे इसमें अपन ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। तो अपन स्टार्ट करें, जो मेन टॉपिक है अपना ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ये पूरा पूरा है, वैसे अगर देखा जाए तो इसको सीधा सीधा ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पूरा का पूरा लगा सकते हो। तो अब मैंने ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन क्यों लिखा है, क्योंकि ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर पूछा गया है। शुरू करें, इंट्रो में लिख रहा हूं, यही जो इंट्रो है सेम के सेम कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो रियल एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या लिखोगे भाई, पॉपुलेशन चेंज इज द नेट रिजल्ट ऑफ फर्टिलिटी। नेट रिजल्ट सीधी सीधी बात है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसी में तो जो होगा, अगर माइनस में होगा तो आप लोगों का पॉपुलेशन कम होगी, प्लस में होगा तो आप लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर मैंने डेथ रेट इधर रख दिया और डेथ रेट, तो सीधी सीधी बात है ना। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का नेट रिजल्ट ऑफ द फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन इंटरेक्शन। मतलब इधर से उधर भी तो जा रहा है, मर भी रहा है, वो रहा है, और साथ में प्लस माइनस माइग्रेशन भी कर दो इसके अंदर। तो इन तीनों का आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर, फॉर्मूला लगा सकते हो, पॉपुलेशन चेंज इक्वल्स टू फर्टिलिटी माइनस मोर्टेलिटी प्लस माइनस माइग्रेशन। बस ये आप लिख सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ का। आगे बात समझ में, है ना। विथ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिसी फैक्टर, इसमें कुछ फैक्टर्स लग जाते हैं। क्या सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, कल्चरल, पॉलिसी फैक्टर, अपन को पूरा उसके अंदर डाल दिया। मैं स्टार्टिंग से जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बताता जा रहा हूं, वही चीज को अपन ने क्या कर दिया, एक डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है। रिसेंट ग्लोबल पैटर्न शोज द स्लोइंग ग्रोथ रेट बट वाइडनिंग रीजनल डाइवर्जेंस। क्या बता रहा है, आज के टाइम पे अगर ग्लोबल पैटर्न देखोगे तो ग्रोथ तो बहुत स्लो हो रही है, बट रीजनल डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब एक रीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एक रीजन में बहुत कम ग्रोथ हो रही है, और एक रीजन में अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ चल रही है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मिड 2025 जो है वो बन चुका है दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अपन ने जुलाई में देखा था, है ना। मैंने आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें अपन को बताया था कि 2025 में 1.46 बिलियन जो पीपल थे ना, वो आ गए हैं लोग, ठीक है। एंड इट प्रेजेंट चैलेंज इज टू कन्वर्ट अ लार्ज वर्किंग एज कोहेरेंट इनटू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट व्हाइल मैनेजिंग स्पाशियल कंसंट्रेशन एंड रिसोर्स स्ट्रेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना
कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में लार्ज वर्किंग एज कोहेरेंट को किसमें, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। क्यों, इस टाइप, और साथ में आप लोगों को मैनेज भी करना है स्पेशल कंसंट्रेशन एंड रिसोर्स स्ट्रेस को भी। आ गई बात समझ में, है ना, आई ना बात समझ में। तो डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लो इसमें जो आप लोगों को यूज करना है, मैंने बताया ना वही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं नॉर्मली, बस अपन लोगों को एक जगह प्रॉपर जगह पर सेट कर लिया है ना। तो देखो पॉपुलेशन वो हो गया, कुछ डेफिनेशन और फॉर्मूला है, जैसे क्रूड बर्थ रेट है एक, क्या है, क्रूड बर्थ रेट है। मैं कल भी आप लोगों से बताया था मैंने इसके बारे में, सीबीआर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, मतलब कितने लोग जो है एक साल में पैदा हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ वीमेन, मतलब कितनी 1000 जो लेडी है 1000 वीमेन है उस पर कितने बर्थ हो रही हैं, है ना। जैसे सीबीआर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, लेकिन नहीं ये वीमेन की बात होती है, ठीक है, 1000 वीमेन। सीबीआर इक्वल्स टू बी आई अपॉन पी इंटू 1000, क्या, बी आई अपॉन पी इंटू 1000, बी आई मतलब लाइव बर्थ हो जाएगा, ठीक है, लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, पी मतलब हो जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मिड ईयर में जो पॉपुलेशन कितना होगा एरिया के अंदर वो होगा अपना पी, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो सीबीआर, है ना, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सीडीआर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग मर रहे हैं उसको बोल देंगे अपन सीडीआर, क्रूड डेथ रेट। इसके बाद सीधा सीधी बात है, अपन लोगों को अगर बात करनी है क्रूड डेथ रेट के फॉर्मूले की, तो क्या लिखोगे, डी अपॉन पी इंटू 1000, ये लिखा है ना, डी अपॉन पी इंटू 1000, डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, ये क्या होता है, मेथड टू मेजर द मोर्टालिटी ऑफ एरिया, इसी से अपन लोग मोर्टालिटी निकालते हैं किसी भी एरिया की, ठीक है, पी तो अपना है ही मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, है ना, तो वही वाली बात आ गई। लेकिन अगर मैं नेचुरल इंक्रीज की बात करूंगा कि कितनी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में या डिक्रीज हो रहा है, नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, NIR बोल सकते हैं, नेचुरल इंक्रीज रेट, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट पर 1000, क्योंकि पर 1000 नहीं चल रहा है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा नेचुरल इंक्रीज रेट डिवाइडेड बाय 10, परसेंटेज में निकालना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी आप लोग समझ में आएगा, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वीमेन वुड बियर ओवर हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब लगभग 15 से आप लोगों का 45 साल, है ना, तो इस टाइम पे वो कितने को बर्थ दे पाएगी एक एवरेज वीमेन, ठीक है, पूरा का पूरा आएगा। तो रिप्लेसमेंट क्या होता है, लगभग आप लोगों का 2.1 होता है इन लो मोर्टेलिटी कॉन्टेक्स्ट अगर बात करोगे तो, है ना, ये चीज मैंने अपने बता दिया है, वही चीज अपन लोग रिपीट करा है, इसीलिए तो मैंने बोला कि भाई इंपॉर्टेंट बट नॉट येट इंपॉर्टेंट। आ गई बात समझ में, है ना। नेट रिप्रोडक्शन रेट की अगर मैं बात करूंगा वो क्या होता है, देखो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आज नहीं कल के वीडियो में, ठीक है। नेट रिप्रोडक्शन रेट का क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ द डॉटर्स ए वीमेन विल बियर हु सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस एज, मतलब सीधी बात है कि मान लो बड़ा एक कपल है मेल फीमेल, ठीक है, मैंने कहा था 2.1 लोग रहने चाहिए, मान लो इनने 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है, 2 बच्चे पैदा किए, 3 बच्चे पैदा किए, मान लो 2 बच्चे पैदा किए जिनमें दोनों ही मेल हैं। अब मुझे ये बताओ क्या ये बाद में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। हाँ बहुएं आ जाएंगी वो चीज अलग है, लेकिन इन्हें तो मेल की है ना, तो ये तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो ये फीमेल को एक मेल ने रिप्लेस कर दिया, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इससे, है ना। तो फीमेल को अगर फीमेल करेगी रिप्रोड्यूस तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो नेट रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगी इस चीज में, फीमेल को अगर फीमेल प्रोड्यूस करेगी तो क्योंकि फ्यूचर में भी तो उसको एक रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इसीलिए ये चीज हो गई, तो इसीलिए इसमें पूरा का पूरा फीमेल वाली बात होती है। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होती है ना अगर एक होगी तो ये बिल्कुल इंप्लाइज करेगी रिप्लेसमेंट को, क्यों, क्योंकि एक ने एक को रिप्लेस कर दिया, जो एक फीमेल थी उसने दूसरी फीमेल दे दी तो वो ये फ्यूचर में रिप्लेस कर देगी, है ना। पॉपुलेशन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर फर्टिलिटी डिक्लाइन ड्यू टू द एज स्ट्रक्चर। क्या होता है कि अगर आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन भी हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की 1.9 हो चुकी है, तो क्या अभी क्या चल रहा है क्या
अभी मोमेंटम तो चल रहा है ना, अभी पॉपुलेशन तो इंक्रीज है ही ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो है एज स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये आप लोगों की बढ़ेगी कुछ डिकेड्स के लिए, है ना। अगर ये लगातार ही अगर अपनी टीएफआर कम होती गई तो क्या होगा, धीरे से एक 10 से 20 साल बाद क्या होगा, अब स्लो डाउन होना स्टार्ट होंगी चीजें। नाउ डबलिंग टाइम क्या होता है? डबलिंग टाइम का मतलब होता है कितने साल में पॉपुलेशन जो है आप लोगों की डबल हो रही है किसी भी एरिया में। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 70 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज होता है ना, वो होती है आप लोगों का डबलिंग टाइम। मतलब कितना एक साल में कितनी ग्रोथ रेट हुई, कितने परसेंटेज ग्रोथ रेट हुई, उसका अगर आप 70 में डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को डबलिंग टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये लगभग है, याद रखना, इंडिया में तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। मतलब एक्चुअल प्रिडिक्शन तो बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन उस तरीके से। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? देखो दो चीजें होती है, एक बच्चे होते हैं जो आप लोगों के 0 से 14 ईयर के होते हैं, एक बूढ़े होते हैं जो आप लोगों के 65 प्लस के होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये काम तो करेंगे नहीं, है ना। ये हमेशा 15 से लेके 64 ईयर के लोगों पर डिपेंड रहेंगे, है ना। तो अगर ये लोग डिपेंड रहेंगे तो इस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग डिपेंड हैं। तो आप लोगों के बच्चे और बूढ़े जो है वो जवान पर डिपेंड करते हैं, मतलब 15 से 64 साल की उम्र के लोगों पर डिपेंड करते हैं। उसका अगर अपन रेशो निकालें तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशो। अब मान लो अगर मेरा ये वाली चीज अगर मेरी ज्यादा हो गई और अगर मेरी ये चीज अगर कम हो गई, मतलब न्यूमरेटर जो है मेरा जो है वो ज्यादा हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो कम हो गया, तो क्या होगा आप लोगों का? स्ट्रेस हो जाएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग कम है कमाने वाले और खाने वाले ज्यादा है। नॉट ओनली दिस पॉपुलेशन, ऑल्सो ऑन दी अपनी इकोनॉमी, अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी हुआ, क्योंकि उसमें अपन लोगों को अलग अलग चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तो स्ट्रेस तो है। तो इसको बर्डन माना जाता है इन द इकोनॉमिक टर्म। आप मोरली बात करना, लेकिन एज ए इकोनॉमिक टर्म इसको बर्डन माना जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। एक होता है, एक दो वर्ड्स हैं, हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं जब माइग्रेशन इमिग्रेशन वगैरह बताऊंगा ना, तो याद रखना, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है लोग इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर लोग इसके अंदर आ रहे हैं इसको अपन लोग बोलेंगे इमिग्रेशन, ठीक है। और अगर यहां से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एमिग्रेंट्स। क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन। क्या? एमिग्रेशन। तो इन दोनों की स्पेलिंग में दिमाग में रखना। ये मैंने लिख लिया था अपने नोट्स में, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इनमें अंतर होता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर आना, एमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाना। आगे बात समझ में? तो जो बिहार के लोग हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो उनको बोलेंगे ये एमिग्रेशन कर रहे हैं, और जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं यहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है ना। ये चीज समझ में आ गई? ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझा रहा हूं। नाउ ग्लोबल ट्रेंड देख लो। तो एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को वर्ल्ड के बारे में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये करके आना है। मैंने इस तरीके का बना दिया कि आप लोग 20 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अलग अलग अपने किसके अंदर, अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, तो आप करके आ पाओगे, है ना। तो चलो करें अपन ग्लोबल ट्रेंड्स ग्रोथ का। तो 21st सेंचुरी जो है पॉपुलेशन पैटर्न जो है कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सोल्यूट इंक्रीज अलोंग साइड डिक्लाइन ग्लोबल ग्रोथ रेट। क्या हो रहा है आप लोगों का? जो पॉपुलेशन पैटर्न जो है ना, वो आप लोग उसको एब्सोल्यूट इंक्रीज कर सकते हो, किसके साथ भाई? डिक्लाइन भी हो रही है ग्लोबल ग्रोथ रेट, एंड बाय स्टार्क रीजनल डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है? रीजनल डाइवर्जेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूइंग रैपिड ग्रोथ इन पार्ट ऑफ अफ्रीका। क्या हो रहा है? रैपिड ग्रोथ कहां पे देखने को मिल रही है अपन लोगों को? अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर, है ना। इंडिया वाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें सब में, ठीक है। बस कॉन्ट्रास्टिंग विद द एजिंग एंड डिक्लाइनिंग इन ईस्ट एशिया एंड यूरोप। तो धीरे धीरे घटती हुई, बूढ़ी होती हुई और कॉन्ट्रास्ट होती हुई, है ना। तो वो कहां पे देखने को मिल रही है? ईस्ट एशिया और यूरोप के अंदर, क्योंकि डेवलप होने लगे हैं ना नॉर्मली। साथ में अब देखो कुछ ड्राइवर्स हैं, अपन लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग डायमेंशंस लिखेंगे। तो मैंने अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कुछ लिखो, तो आप लिख के आ सकते हो। हिस्टोरिकल ड्राइवर्स हैं ग्लोबल ग्रोथ के, जैसे मोर्टेलिटी डिक्लाइन, है ना। कैसे भाई? वैक्सीनेशन हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, सैनिटेशन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा? मोर्टेलिटी डिक्लाइन करेगी। क्रूड डेथ रेट आप लोगों को याद है ना। तो इनिशिएटेड सस्टेन्ड राइज इन 20th सेंचुरी। तो इससे क्या हुआ? राइज होने लगी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो मोर्टेलिटी है वो कम होने लगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर
डेथ रेट अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे से आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, धीरे से उन्होंने क्या किया, ग्रोथ स्टार्ट होगी मोर्टेलिटी डिक्लाइन के कारण। फिर एग्रीकल्चरल इनोवेशंस आए, स्टार्टिंग में बता रहा हूं जब ग्लोबल ग्रोथ हो रही थी तो एग्रीकल्चरल इनोवेशंस आए तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो आप लोगों का माल्थस जो थे, माल्थस झूठे साबित हो गए। झूठे क्या साबित हो गए, मतलब उनकी थ्योरी को लोगों ने नकारना चालू कर दिया। एंड ट्रेड इंक्रीज्ड, फूड सिक्योरिटी सपोर्टिंग लार्जर पॉपुलेशन। तो अब क्या हुआ, लार्ज पॉपुलेशन को ये क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगी ये चीज। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज हुई, इसमें फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ और लेटर फर्टिलिटी पैटर्न भी यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया। आ गई बात समझ में। जब ये तीन चीज चेंज हुई तो आप लोगों की क्या हुई, ग्रोथ देखने को मिली आप लोगों की वर्ल्ड के अंदर हिस्टोरिकली, है ना। ये चीज समझ में आ गई, वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया, बस एक जगह लिख दिया। फिर कंटेम्प्रेरी पैटर्न देखने को मिला, मतलब डाइवर्जेंस देखने को मिला। जैसे हाई ग्रोथ रीजन कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सब सहारन अफ्रीका, जहां पर आप लोगों को हाई टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी, यंग एज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो देखने को मिलेगा। मतलब इससे क्या होगा, चैलेंज देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनिंग रीजन्स, साउथ एशिया हुआ, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट्स तो कम हो रही है, जैसे इंडिया का देख लो, बट स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन मोमेंटम अभी भी देखने को मिल रहा है। अब क्या करोगे आप लोगों को, मैं अभी बताता हूँ पहले। फिर लो ग्रोथ या एजिंग रीजन्स जो कहाँ पर होंगे आप लोग, जापान हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, मैनी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जहां पर आप लोगों को टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो लो हो गई। हाई एल्डरली डिपेंडेंसी देखने को मिलता है, पॉलिसी प्रेशर ऑन द पेंशन एंड हेल्थ केयर में देखने को मिलता है। होमवर्क क्या है आप लोगों का, अगर आप लोग नोट्स हैंड रिटन बना रहे हो तो सीधा सीधा यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप बनाना और यहाँ पर आप लोग उसको सेट करते जाना कि हाई कहाँ पर है, मीडियम कहाँ है और आप लोगों का लो ग्रोथ रेट कहाँ है। अगली बात समझ में, है ना। इस तरीके से वर्ल्ड मैप बनाना, वहां पर आप लोग ये चीज कर रहे हैं ना, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। चलो नेक्स्ट इज डाइवर्स ऑफ द करंट डाइवर्जेंस। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, डिफरेंसेस इन फीमेल एजुकेशन एंड लेबर पार्टिसिपेशन। आज के टाइम पे चाहे आप लोगों का रूरल एरिया ले लो या अर्बन एरिया ले लो या अंडर डेवलप्ड नेशन ले लो या डेवलपिंग नेशन ले लो या डेवलप्ड नेशन ले लो, कोई भी चीज ले लो, वहां पर आप लोगों का हमेशा देखने को मिलेगा डिफरेंस इन द फीमेल एजुकेशन एंड लेबर पार्टिसिपेशन। तो ये भी आप लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रोथ प्रोवाइड करता है। डिफरेंशियल एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है। नाउ वेरीड स्पीड ऑफ अर्बन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनकम ग्रोथ, है ना। अलग अलग जगह पर किस तरीके से डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किस स्पीड से आप लोगों का ग्रोथ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनकम ग्रोथ हो रहा है ना। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पब्लिक हेल्थ टाइमिंग क्या है आप लोगों की, रीजन्स दैट रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी अर्लियर एंटर्ड द फर्टिलिटी डिक्लाइन अर्लियर, है ना। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, रीजन्स दैट रिड्यूस मोर्टेलिटी अर्लियर, जिन रीजन्स ने मोर्टेलिटी को पहले अचीव कर लिया, रिड्यूस करना, उन्हीं के पास जो वो ही पहले पहुंचेंगे जिसमें आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी जल्दी, है ना। वही चीज है, पहले आप लोगों को हेल्थ केयर तो बड़ा सुधारना पड़ेगा, तभी तो जब हेल्थ केयर सुधरेगा तब आप लोगों का सोशल चीज सुधरेगी। क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है, सोशल उसकी थिंकिंग चेंज होती है, तो उसी हिसाब से इसीलिए हिस्टोरिकल अगर देखा जाए पब्लिक हेल्थ टाइमिंग, तो ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी अगर आप लोगों ने कम कर दी तो आप लोगों का फर्टिलिटी भी कम होगी। तो इसका मतलब जो लोग पहले मोर्टेलिटी कम करेंगे वही लोग उसी जगह पर आप लोगों को फर्टिलिटी कम देखने को मिलेगी पहले। नेक्स्ट, पॉलिसी इंप्लीकेशन एट ग्लोबल स्केल। भाई ग्लोबल स्केल पे पॉलिसीज भी आई, जैसे हाई ग्रोथ रीजन्स के लिए अगर पॉलिसी की बात करें तो इसमें अर्जेंट नीड हो जाती है एजुकेशन की, स्किल क्रिएशन की, जॉब क्रिएशन की और इन्वेस्टमेंट की इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होगा आप लोगों का, स्किल क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। फॉर एजिंग रीजन्स, policies to boost labor force participation, promote healthy aging and consider managed migration, है ना। for aging regions के लिए policies to boost labor force participation, promote healthy aging and consider managed migration, है ना। for all regions, climate adaptation and sustainable resource management because population interacts with the environment, है ना।
अगर मैं बात करूं हर रीजन के लिए तो क्लाइमेट अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज बहुत जरूरी है ना। इसका अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट करती है ना वो एनवायरमेंट के साथ करती है। आगे बात समझ में? तो एग्जाम के अंदर अगर केस स्टडीज है जो बहुत मस्ट है, याद रखना बहुत जरूरी है लिखना एग्जाम के अंदर। केस स्टडी में क्या करोगे, जापान की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत कम है, लगभग 1.5 आ गई है इस टाइम पे। हाई एजिंग देखने को मिल रही है, लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसीज जो है ना वो पूरी की पूरी रोबोटिक्स में कन्वर्ट हो गई है, अर्ली केयर सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है और सिलेक्टिव माइग्रेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नाइजीरिया में देखो वहां पर हाई फर्टिलिटी रेट है, मतलब लगभग 5+ हो गया है, 5+ हो गया इन पास्ट डिकेड। मतलब एक इंसान के, एक कपल के पास 5 बच्चों से ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं नाइजीरिया के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को वेरी यंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, अगर जॉब क्रिएट हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है अगर ये चीज नहीं हुई तो। आगे बात समझ में है ना? है ना? तो ग्लोबल ट्रेंड में आप इतना ही लिख सकते हो। देखो आप लोग ये बोलोगे अरे सर ये सब रिपीटेड क्यों फील हो रहा है, मैंने जितना भी आप लोगों को पहले बताया वही चीज आप बता रहे हो। भाई यही तो ग्रोथ है ना, यही ग्रोथ है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होगा। बस आप लोग एक जगह स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी चीजें, कहीं भी कोई भी चीज आती है तो आप लोगों के पास सारे के सारे पॉइंट्स रहने ही वाले हैं। इसीलिए तो मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, या फिर नॉट सो इंपॉर्टेंट बट येट इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो समझ में आए ना, दो जो लोग ये लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में छोड़ दिया वो तो भाई वो सीरियस है ही नहीं है। ठीक है, जो लोग ये देखते आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को लेक्चर के थ्रू ही याद हो जाए तो वो चीज अच्छी है ना। तो अपन लोग अब देखते हैं इंडिया में, क्यों? क्योंकि आप लोगों का पेपर नंबर 2 में ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इंडिया में अपन स्टार्ट करें। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन हिस्ट्री जो है ना वो टेक्स्ट बुक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या दिखा रहा है कि स्लो ग्रोथ हुई थी टिल द मिड 20th सेंचुरी, है ना। अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो क्या देखोगे अपने बुक्स के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर जो चल रहा है ना पॉपुलेशन ग्रोथ, तो मिड 20th सेंचुरी तक बहुत कम ग्रोथ थी अपने, लेकिन रैपिड राइज आया आफ्टर द मोर्टेलिटी डिक्लाइन। जैसे ही मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो गई आप लोगों को एकदम से राइज जंप देखने को मिला एंड प्रोग्रेसिव फर्टिलिटी जो है ना वो डिक्लाइन होना चालू हो गई सिंस द लेट 20th सेंचुरी। द मिड 2025 एस्टिमेट्स प्लेस इंडिया एज 1.646 बिलियन पीपल्स, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आज के टाइम पे 1.9 के समथिंग है। अब मैं इसको बार बार इसको इतना ज्यादा फोकस में क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, बट इंडिया का अभी सेंसस आया नहीं है, सेंसस रिपोर्ट, है ना। तो अगर आप लोग वहां लिखोगे तो यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट लिख देना, तो उससे भी समझ में आ जाता है एग्जामिनर को भाई इन्हें यहाँ से रेफरेंस लिया है। अगर आप हवा में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये देखो इस तरीके से मैंने बना के रखे हुए थे तो वो हो गया। तब देखो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हुई, इस तरीके का मैंने चार्ट बनाया है, आप लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी टेरिटरी या किसी भी जगह इनहेबिटेंट्स जो है उसके कितने लोग वहां पर रह रहे हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। इसको अपन लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव भी होगी, मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो पॉजिटिव है और अगर घट रही होगी तो नेगेटिव है। इट इज इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, है ना। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल ग्रोथ की, तो नेचुरल ग्रोथ कैसे होगी भाई, बर्थ कितनी हो रही है माइनस डेथ कितनी हो रही है ना। जितने लोग मतलब क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट, ठीक है, बस इसी को अपन नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा होता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल एक्चुअल में क्या ग्रोथ है उस एरिया की, उसको क्या बोलेंगे, वही वाली बात मैंने बोला, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है। यहां पर मैं सीधा सीधा प्लस माइनस माइग्रेशन कर दूंगा, है ना। प्लस इन माइग्रेशन वाला कितने लोग आ रहे हैं, माइनस आउट माइग्रेशन कितने लोग बाहर जा रहे हैं, इसको अपन एक्चुअल ग्रोथ बोलेंगे। आगे बात समझ में, है ना। तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर मैं पैटर्न देखूं 1901 से 2011 तक, 2011 तक क्यों कर रहे हैं अपन लोगों ने, 2021 या फिर 2027 क्यों नहीं किया भाई। अपन लोगों को जो ऑफिशियल डाटा जो है सेंसस के अकॉर्डिंग
वो यहीं से अपन को ढंग से देखने को मिलता है और हम लोगों ने दिमाग भी यहीं से लगाना चालू किया। ठीक है, कुल्लर में पेज नंबर 22 पर 322 पर ये दिया हुआ है, यही की यही सेम की सेम। अगली बात समझ में, देखो हम लोग अगर फेजेस में बात करेंगे तो देखो यहाँ से चालू करें 1901 से, इधर से ये 1901 है, और अगर मैं पॉपुलेशन यहाँ से इंक्रीज करूँ तो देखो 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या है, ये मिलियंस में पॉपुलेशन चल रही है। अगली बात समझ में, तो मैं 1901 से 2011 तक इधर जाऊंगा, आप लोग चाहो तो इसका उल्टा कर सकते हो, इधर जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सेम की सेम ही है, वो भी 100, 200, 300 डॉट डॉट डॉट, फिर आप लोगों का वो आ गया। ठीक है, आप लोगों को पता है 2011 में 121 थी, तो मैं 121 के आसपास कर दी, 125 के आसपास, तो ये हो गई आप लोगों की, वेट, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। कहाँ थे हम लोग, हाँ, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, अब आप में अगर अपने इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ की अगर अपन ट्रेंड देखें तो आप देखो 1901 में लगभग अपना 250 मिलियन के समथिंग थी पॉपुलेशन, है ना। तो 1901 से 2021 और 1901 से 1921 तक फेज 1 था, जिसके अंदर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। अब आप देखोगे 1901 से 1911 तक थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रो हुई, है ना, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, स्टैग्नेंट मतलब हल्की सी ग्रोथ तो हो रही है ना। लेकिन आप देखोगे 1911 से 1921 तक पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और ये इंडिया की पूरी हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है जब आप लोगों की पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है ना, पूरी सेंचुरी के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है स्पेनिश फ्लू, है ना, स्पेनिश फ्लू और भी कुछ चीजें ऐसी थी, तो उसके कारण आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई थी। ठीक है, डिक्लाइन हो गया था, पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद हमेशा आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रो हुई ही हुई है। तो फेज 1 जो है स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का था, फिर फेज 2 में आप लोगों को स्टडी ग्रोथ देखने को मिली, मतलब एकदम से नहीं बढ़ी, हल्की हल्की सी ग्रोथ हो रही थी 1921 से लेके 1951 तक, है ना। क्योंकि इस टाइम पे आप लोग स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, हम लोग अपने आप से ही परेशान थे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी इसी बीच में। तो आप लोगों को क्या है, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगा 1921 से 1951 के अंदर। और फेज 3 अगर बात करोगे तो यहां पर जैसे 1951 से 1981 आया, तो हम लोगों ने क्या किया, मोर्टेलिटी डिक्रीज कर दी। जब मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी तो रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब 51 से 81 में आप लोगों को क्या देखने को मिला, रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिली, है ना। अब 1981 के बाद 1981 के बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मोर्टेलिटी तो कम हो गई, और मैंने बताया अगर आपकी मोर्टेलिटी कम होने लगी तो आप लोगों की फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पीरियड जो था ना, वो हाई ग्रोथ विद द डेफिनेट साइन ऑफ द स्लोइंग डाउन, मतलब इस टाइम पे हाई ग्रोथ तो देखने मिल रही थी, लेकिन साथ में हम लोगों को साइन भी देखने को मिल रहा था कि भाई अब स्लो होना स्टार्ट होगी पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो वही चीज हो गई, अपन लोगों ने 4 फेज में अपना पूरा इंडिया की जितनी भी आप लोगों की ग्रोथ है वो अपन लोगों ने डालना चालू कर दी। तो एग्जाम के अंदर कहीं भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आती है इंडिया की, तो आप ये जरूर बना के आ जाना। ये मैंने आप लोगों के लिए ही खुल्लर से बनाया हुआ है। ठीक है भाई, मैं इतना बड़ा जोग्राफर तो हूं नहीं कि अपने मन से मैं इस तरीके को बना लूंगा, और बना भी लूंगा तो भाई अपने हाथों से किस तरीके से इसमें बनेगा, तो इसीलिए मैंने क्या खुल्लर से बना दिया, जरूरी है। और ये हर कोई बना के आएगा तो आप भी बना के आओ। आ गई बात समझ में, है ना, है ना। तो अब देखो, नॉर्मली ये तो मेरा हैंड रिटन था, साथ में अब अगर मैं हर फेज की बात करूं तो हर फेज में क्या क्या हो रहा है आप लोगों का, देखो वो वाली बताता हूं। तो फेज 1 जो था 1901 से 1921 के अंदर था, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे स्टेबिलिटी वाली बात आ रही है, स्टैग्नेंट वाली बात आ रही है, तो इसका मतलब मेरी बर्थ रेट भी आई है और डेथ रेट भी आई है। तो सेंसर ईयर था, ये वाली सब चीजें है ना। तो अब देखो 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, और केवल पूरी हिस्ट्री में, इंडिया की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों को नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। इसको अपन लोग डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोल सकते हैं, है ना, डेमोग्राफिक डिवाइड। इस पूरी चीज को अगर कोई बोले कि डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है, तो यही होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट कोई। ठीक है, 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट क्यों हुई थी, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 1 आया था, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे लॉस हुए थे, एमिग्रेशन हो गया था अफ्रीका के अंदर, है ना, अफ्रीका के अंदर एमिग्रेशन हो गया था, साथ में स्पेनिश फ्लू आ गया था। ठीक है, साथ में अब इससे क्या हुआ, अब इसके कारण क्या हुआ, लार्ज स्केल डेथ देखने को मिली आप लोगों को एपिडेमिक्स देखने को मिले, जैसे इन्फ्लुएंजा, है ना, 18 मिलियन डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा के कारण। प्लेग आ गया था, स्मॉल पॉक्स आ गया था,
कोलेरा आ गया था, स्वाइन फ्लू क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, अलग अलग स्पेनिश फ्लू आ गया था, ठीक है, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी। साथ में अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो था नहीं उस टाइम पे, तो फूड शॉर्टेज के कारण फूड शॉर्टेज आई, क्यों? क्योंकि ड्रॉट्स देखने को मिल रहे थे अपन लोगों को 1911 में, 1913 में, 1915 में, 1918 में और 1920 में। अब यहाँ पे इतने ड्रॉट्स हैं तो फूड शॉर्टेज हो गई थी, इसके कारण डेथ ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये 1921 में क्यों ग्रोथ कम हुई थी, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को। फेज 2 के अंदर 1921 से 1950 जो था, इसमें पॉपुलेशन 251 मिलियन थी, पहले आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सीधी 361 मिलियन तक इंक्रीज हो गई, मतलब 47.3% का आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब क्यों क्यों हुआ? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट जो थी ना वो डिक्रीज हो गई। मोर्टेलिटी डिक्रीज होने पर आप लोगों को क्यों हुआ, क्यों हुई? क्योंकि जनरल हेल्थ और सैनिटेशन इंक्रीज हो गया, तो कंट्रोल जो हो गया आप लोग एपिडेमिक्स में देखने को मिल रहा आप लोगों को, ठीक है। जब एपिडेमिक्स में आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिला तो क्रूड डेथ रेट जो थी वो कम हो गई, बट क्रूड बर्थ रेट जो थी ना वो अभी भी हाई है। तो पीरियड जो है ना वो मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ बोला जाता है इसको, इस को क्या बोला जाता है? मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, क्योंकि मोर्टेलिटी आप लोगों की कम हो गई, इसी से आप लोगों का ग्रोथ देखने को मिली। फेज 3 में 1951 से अगर 81 की बात करो तो यहां पर आप लोगों की मोर्टेलिटी रेट तो कम हुई, बट फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेथ रेट जो है वो कम हो गई। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यहीं पे आप लोगों को रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, तो मतलब फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ हो गई। ये मोर्टेलिटी इंड्यूस ग्रोथ थी फेज 2 में, और फेज 3 में आप लोगों की फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ थी, ठीक है। आगे बात समझ में? क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की सोच बदली कि नहीं भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो, क्यों भाई? हम लोगों को भरोसा नहीं है कि हम लोगों पर लोग कब्जा कर लेंगे, हम लोगों की सोसाइटी बचानी है, तो भाई हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए लोगों ने फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई नाउ। और ऊपर से अपन लोगों की एक फेल्ड चाइल्ड बर्थ कंट्रोल पॉलिसी लेके आई थी हमारी पीएम गांधी, ठीक है। वो फील्ड क्यों बोलूंगा? क्योंकि उनने बोला कि भाई नहीं इनको करो, इनको बर्थ कंट्रोल करो, लेकिन उस डर के कारण उस टाइम पे ग्रोथ एकदम से एक्सपांड कर गई, ठीक है। नाउ फेज 4 जो था 1981 से 2011 जो चल रहा था, उसमें रेट ऑफ ग्रोथ स्टिल हाई, स्टोर्ड डिक्लाइन आफ्टर 1981, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ जो है हमेशा हाई रहेगी, और स्टोर्ड डिक्लाइन आफ्टर 1981, ठीक है। हाईएस्ट जो था 22.2% जो था 1981 में था, बट 2001 से 2011 में 14.7% की ग्रोथ रह गई। मतलब 1971 में जो ग्रोथ रेट थी ना वो बहुत ज्यादा थी, चाइना, यूएसए, जापान, ब्राजील और इंडोनेशिया से भी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज इन जून 2013, इंडिया विल सरपास द चाइना इन 2028। उन्हें ये बोला था, लेकिन अभी इतनी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो गई है, तो अभी अपन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट अभी से ही ये जो है हम लोग चाइना को सरपास कर चुके हैं। अब चाहो तो ये वाली जो लाइन थी ना वो आप काट सकते हो और आप लेटेस्ट वाली लिख सकते हो। आगे बात समझ में है ना? नाउ अब देखो एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं लिखोगे, वो तो आप लोगों ने याद कर लिया। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि आप लोगों को कम में लिखना है ना, तो पीरियोडाइजेशन एंड डिटेल्ड कॉज क्या लिखोगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को, क्या कॉज है, क्या पीरियड रहे हैं। तो पीरियोडाइजेशन एंड डिटेल्ड कॉज क्या हो जाएंगे आप लोगों के? 1901 से 1947 का जो पीरियड था जिसको अपन प्री ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, उसमें आप लोगों को हाई बर्थ और डेथ रेट देखने को मिलेगी, एपिडेमिक्स देखने को मिलेगा और फेमाइन देखने को मिलेगा। इससे क्या हुआ, आप लोगों की ग्रोथ जो हो गई वो थोड़ी सी लो हो गई, है ना। ग्रोथ जो हो गई वो थोड़ी सी लो हो गई। वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी, कहाँ थे मैं? हाँ यहाँ था मैं, सॉरी। 1901 से 47 की अगर बात कर रहे थे प्री ट्रांजिशन में, तो वहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, तो इसका मतलब आप लोगों को ग्रोथ जो था वो स्लो मिल गया था। तो दूसरी बात, रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो आप लोगों की लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब बहुत कम लोग वो पैदा होते थे और मतलब बहुत कम टाइम तक जीते थे, लेकिन हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी थी। तो और ऊपर से सोशल कस्टम्स भी थे, अर्ली मैरिज देखने को मिलती थी, लो फीमेल एजुकेशन था, सस्टेन्ड हाई फर्टिलिटी थी यहाँ पर, है ना।
तो इसके कारण आप लोगों को इस तरीके से प्री ट्रांजिशन में था। नाउ 1947 से 1971 में क्या हुआ, मोर्टेलिटी डिक्लाइन होने लगी और रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। क्यों? क्योंकि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था ना, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स देखने को मिले, जहां पर अपन लोगों ने वैक्सीनेशन सैनिटेशन स्टार्ट किया। कॉज द ड्रामेटिक फॉल इन द इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी बहुत वो है, मतलब बर्थ के बाद ही लोग मर नहीं रहे थे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट एंड बेटर फूड सप्लाईज इंप्रूव्ड सर्वाइवल। एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट और बेटर फूड सप्लाई जो थी ना, उनने सर्वाइवल को इंप्रूव किया। इससे क्या मिला आप लोगों को, रैपिड नेट इंक्रीज देखने को मिला, मतलब बेबी बूम इफेक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ गई पॉपुलेशन अपनी। नाउ 1970s में पॉलिसी शिफ्ट हुई और कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई, ठीक है। कैसे? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो थे वो स्केल अप हुए, इमरजेंसी पीरियड आ गया 1975 और 77 में। तो इससे क्या हुआ, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन देखने को मिला। मैंने बोला ना फील्ड वाली जो था, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन देखने को मिला कुछ स्टेट्स के अंदर, जिससे सोशल बैकलैश देखने को मिला गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल कॉस्ट भी देखने को मिली। इवन विद द कंट्रोवर्सी, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्ट्रासेप्शंस एंड फैमिली प्लानिंग एज दी पब्लिक पॉलिसीज। तब भी आप लोगों की क्या हुई, आप लोगों की इंक्रीज हो रही थी। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज 1980s और 1990s तक जो था स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिला। फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हुई वो चालू हो गई आप लोगों की। फीमेल लिटरेसी जो है वो इंप्रूव होना चालू हुई स्लोली। एज एट मैरिज जो हुई वो इंक्रीज हुई बहुत ज्यादा एरिया के अंदर, है ना। तो क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लोगों ने पढ़ना चालू किया। अर्बनाइजेशन जो था और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो थी ना, उनने ऑफर किया अल्टरनेटिव टू द लार्ज फैमिलीज को। फर्टिलिटी जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, और डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, इससे क्या हुआ, मोर जोग्राफिकली अनइवन हो गई और सदर्न स्टेट जो थी वो लीड कर रही थी इस चीज में, है ना। फर्टिलिटी डिक्लाइन के लिए सदर्न स्टेट लीड कर रही है ना, तो वो चीज आप लोगों का पैटर्न बन गया। ऐसे ही 2000 से 2020 में एक्सेलरेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिली और डाइवर्जेंस भी देखने को मिला। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और SRS, मतलब आप लोगों मैंने बताया था डाटा, शोज द शार्प डिक्लाइन इन टोटल फर्टिलिटी इन मेनी स्टेट। एकदम बहुत ज्यादा स्टेट्स पे आप लोगों को देखने को मिला। सम सदर्न एंड अर्बन स्टेट जो थी वो ब्लो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है। कंटिन्यूड रूरल अर्बन माइग्रेशन देखने को मिल रहा है और राइजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है कुछ स्टेट के अंदर। करंट पॉलिसी जो है वो फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम द कंट्रोल टू द मैनेजमेंट की तरफ चला गया। पहले क्या था, पॉलिसी जो शिफ्ट थी ना, वो पहले कंट्रोल करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अपन लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इससे एम्फसाइज हुआ ऑन द मैटरनल हेल्थ, स्पेसिंग एंड एजुकेशन के ऊपर। ये आज का ट्रेंड चल रहा है। आगे बात समझ में, है ना। तो ये आप लोग एग्जाम के अंदर इस तरीके से पीरियड और डिटेल्ड कॉज लिख सकते हो उसके, है ना। चाहो तो आप इसकी टेबल बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो, उसके अंदर कॉज लिख सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है ना। की प्रोसेस क्या होगी भाई, कैसे अपन ने किया भाई। पहली बात तो मोर्टेलिटी फॉल्ट हो गई, मोर्टेलिटी डिक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ, इमीडिएट सर्च देखने को मिला 1940s के बाद, है ना। फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, दूसरी चीज फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई तो स्लोअर स्टेट स्पेसिफिक देखने को मिला, जैसे केरला, तमिलनाडु अर्ली, ठीक है। बिहार और यूपी बाद में देखने को मिला। पॉपुलेशन मोमेंटम देखने को मिला, इवन विथ फॉलिंग टोटल फर्टिलिटी रेट एब्सोल्यूट नंबर राइज फॉर डिकेड्स, है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट नंबर जो है वो डिकेड्स तक वो हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन मोमेंटम की बात आ गई। स्पाशल कंसंट्रेशन देखने को मिला, जैसे मेट्रो हुआ, इंडो गैंजेटिक प्लेन हुआ, यहाँ पर डेंसिटी जो हुई वो अभी भी बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा होती जा रही है ना। नाउ स्टेट वेरिएशन, कौन कौन से, ये अलग पॉइंट हो गया स्टेट वेरिएशन। जैसे केरला है, केरला के अंदर आप लोगों को लो फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी, हाई लिटरेसी देखने को मिलेगी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नियर कंप्लीशन ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मैंने आप लोगों को फेजेस बताए थे ना, तो बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल खत्म पे चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर आप लोगों को अभी नियर रैपिड फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है और एजुकेशन हो रहा है। आ गई बात समझ में, है ना। बेट ये हैंग बहुत ज्यादा हो रहा है आज। तो साथ में अपन लोग अब देखेंगे यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, यहाँ पर क्या है, अभी भी हायर फर्टिलिटी देखने को मिल रही है, यंगर एज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो डेमोग्राफिक लैग अपन लोगों को देखने को मिलता है, हायर एज और डेमोग्राफिक लैग देखने को मिलता है
है ना, ये अपन लोग लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी सब चीजें बता दी हैं। पॉलिसी इंप्लीकेशन, जैसे हार्नेस डिविडेंड, ठीक है, अर्जेंट जो अब क्या होगा, आप लोगों को अगर आप लोगों को डिविडेंड को अगर हार्नेस करना है तो अर्जेंट जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एजुकेशनल एक्सपांसन करना पड़ेगा। दूसरा, मैनेज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, मास ट्रांजिट चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, म्युनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म चाहिए, है ना। रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन देखने को मिलेगा, क्रॉप चेंज इन वाटर स्ट्रेस एरिया देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड एजिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म एल्डरली केयर एज फर्टिलिटी डिक्लाइन इन फ्यूचर, है ना। तो हेल्थ एंड एजिंग की अगर बात करेंगे तो अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म एल्डरली केयर को और फर्टिलिटी डिक्लाइन को फ्यूचर के लिए, है ना। तो अगर एग्जाम में एग्जाम्पल को अगर ड्रॉप करना है तो क्या लिख दोगे, सीधी सीधी बात है, केरला shows that the female education and the health investment reduces fertility policy lessons for the lagging state। ये लाइन बहुत है इसके लिए। साथ में इंडो गेंजेटिक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी shows the environmental stress due to the high agriculture intensity and population pressure। बस ये दो लाइन लिख के आ जाना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी नया नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो अब वो चीज अपना हो गया उसके अंदर। अब क्या है, डिटर्मिनेंट्स पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर ग्रोथ के लिए कि क्या डिटर्मिनेंट्स है। तो मैंने किया है डिटेल डिटर्मिनेंट्स दिया है कि अगर आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट लगा सकते हो जिसमें आप लोग 3 से 4 लाइन जो है ओपनिंग में लिखोगे, देन एक्सपांड कर दोगे हर ईच बुलेट पॉइंट को 6 से 8 लाइन को इस बॉडी के अंदर, है ना। समझ में आई ना ये वाली बात। तो आप इंट्रो तो लिख दोगे पूरी की पूरी 3 से 4 लाइन का, फिर उसके अंदर क्या लगोगे 6 से 8 लाइन लिख देना, सीधी सीधी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स की तो 2 टाइप के मैं डिटर्मिनेंट्स लगा सकता हूं। एक होता है प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट, क्या, प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। दूसरा होता है आप लोगों का अंडरलाइन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट। समझ में आई ना ये वाली बात। तो इसके अंदर अपन क्या के डिटर्मिनेंट्स है वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। वेट थोड़ा सा ना, अभी मैं इसको ना हैंग हो रहा है तो थोड़ा सा ठीक कर लूँ। आई थिंक अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितना यहाँ अपन से हो सका उतना ठीक कर लिया हैंग होने में। चलो चालू करते हैं। डिटेल डिटर्मिनेंट्स कहाँ थे अपन लोग, यहाँ पर। तो पहला अपन देख रहे हैं प्रॉक्सिमेट डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। पहला कौन सा होगा, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में भी टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। नाउ मैकेनिज्म्स क्या होंगे, मैरिज एज कितनी हो गई, कॉइटल फ्रिक्वेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन यूज, डिजायर्ड फैमिली साइज, कल्चरल सन प्रेफरेंसेस, है ना। कल्चरल सन प्रेफरेंसेस क्या होता है भाई, हम लोग तो लड़का चाहिए तो वो चीज़ हो गई, तो ये मैकेनिज्म हो गया। इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा भाई, स्मॉल सस्टेन्ड चेंज इन टोटल फर्टिलिटी रेट यील्ड लार्ज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन दी पॉपुलेशन साइज एंड एज स्ट्रक्चर, है ना। तो स्मॉल सस्टेन्ड चेंज होगा ना आप लोगों का टोटल फर्टिलिटी यील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, यील्ड करेगा लॉन्ग लार्ज टर्म इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन साइज एंड एज स्ट्रक्चर। एविडेंस क्या है भाई, स्टेट विद द हायर फीमेल लिटरेसी जो है ना वहां पर आप लोगों को लोअर टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया जो है ना वो आप लोगों को लोअर फर्टिलिटी दे रहा है देन दी रूरल एरिया, है ना। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी, मतलब क्रूड डेथ रेट। तो इसमें क्या हो जाए आप लोगों का मैकेनिज्म्स देखने को मिलेंगे। मैकेनिज्म्स क्या हो गए आप लोगों के भाई, मेडिकल केयर, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन। अगर इन पे आप लोगों ने फोकस कर लिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, मोर्टेलिटी कम कर सकते हो। इन्फ्लुएंस, मोर्टेलिटी डिक्लाइन कैन कॉज द रैपिड पॉपुलेशन राइज अनलेस फर्टिलिटी फॉल्स इन द टेंडम, है ना, सीधी सीधी बात है। एविडेंसेस क्या है भाई, 1940s के बाद जैसी मोर्टेलिटी फॉल हुई, इसने एक्सप्लेन किया 20th सेंचुरी पॉपुलेशन बूम जो हो रही है, 20th सेंचुरी से जो पॉपुलेशन बूम जो हो रही है ना उसको इसने एक्सप्लेन किया, है ना। बात समझ में आ गई। नाउ माइग्रेशन, माइग्रेशन में अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म्स, माइग्रेशन में अगर मैकेनिज्म देखोगे तो रूरल से अर्बन मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है जॉब के लिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है, नेट इनफ्लो हो रहा है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, है ना। ये इन्फ्लुएंस करेगा आप लोग, इन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है, जैसे डज नॉट चेंज नेशनल टोटल अनलेस द इंटरनेशनल। अगर ये कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया के अंदर ही अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो क्या ये मेरे इंडिया में चेंज करेगा कुछ भी नहीं ना। अगर ये इंटरनेशनल हो जाता है
तो ये चीजें चेंज करेगा, बट अल्टर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। लेकिन ये जो है इंडिया के अंदर ही, विद इन इंडिया जो है, ये आप लोगों का पूरा क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब यहाँ पर कम हो जाएगी डेंसिटी जहां से जा रहा है, जहां पर आ रहा है वहां पर डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। कैन चेंज लोकल ग्रोथ ड्रामेटिकली, तो लोकल ग्रोथ को भी ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। ठीक है, नाउ एज स्ट्रक्चर या मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, अ लार्ज कोरेंट एंड द रिप्रोडक्टिव एज यील्ड हाई नंबर ऑफ द बर्थ इवन इफ द फर्टिलिटी पर वीमेन डिक्लाइन, है ना। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंपोर्टेंस। क्या होगा, मोमेंटम मेक्स पॉपुलेशन ग्रोथ इनहेरेंट, पॉलिसी मस्ट बी लॉन्ग टर्म, पॉलिसी बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे स्ट्रक्चर ऑफ मोमेंटम को। आ गई बात समझ में। तो ये चार आप लोगों के क्या हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, कौन से वाले, प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज अंडरलाइंग या अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, मतलब सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे। तो पहला हो जाएगा फीमेल एजुकेशन। भाई सीधी सीधी बात है, अगर फीमेल एजुकेशन होगा तो क्या होगा, डिलेड मैरिज होगी, इंक्रीज लेबर फोर्स होगी, इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रेज कंट्रासेप्टिव यूज। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेटेड विद द फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, फीमेल लिटरेसी इंप्रूवमेंट इन द केरला एंड तमिलनाडु प्रोसीडेड रैपिडली फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन से क्या होगा भाई, शिफ्ट फ्रॉम अग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल सर्विस इकोनॉमिक्स, रिड्यूस द नीड फॉर द लार्ज फैमिलीज, है ना, न्यूक्लियर फैमिली में लोग हो रहे हैं। अर्बन लिविंग रेजेस कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग, मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, बहुत कितना महंगाई है, तो एक बच्चे को पालने की जो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, तो पहले से ही वो कम करके रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अर्बन टीएफआर इज लेस देन द रूरल टीएफआर अक्रॉस इंडिया, ये दिख रहा है आप लोगों को एग्जांपल में, है ना। नाउ ऑक्यूपेशन एंड लेबर मार्केट, ऑक्यूपेशन एंड लेबर मार्केट, तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा भाई, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द चाइल्ड लेबर वैल्यू, है ना। सोशल सिक्योरिटी रिड्यूसेस नीड फॉर मेनी चिल्ड्रन इन ओल्ड एज। कोई नई चीज नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, समझ जाओ इस चीज को। सोशल नॉर्म्स एंड रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म जो होगा उसमें सन प्रेफरेंसेस देखने को मिलेगा, फैमिली नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, कास्ट नॉर्म्स अफेक्ट द डिजायर्ड फैमिली साइज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव अपटेक देखने को मिलेगा, है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो मैकेनिज्म में क्या करोगे कि चाइल्ड सर्वाइवल इंक्रीज हो रहा है, बट अगर अपन लोगों ने मैच नहीं कर पाया बाय द फीमेल एम्पावरमेंट, देन स्मॉलर फैमिलीज में नॉट फॉलो, तो छोटी जो परिवार है ना उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये भी समझना पड़ेगा अपन लोगों को, है ना। तो अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हम लोग देख रहे थे। तो ये चीजें हो गई आप लोगों की 5, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी में डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही, ठीक है, तीसरा डिटर्मिनेंट है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स। भाई आप लोग अपने इंस्टीट्यूशन वाइज और पॉलिसी अगर ऐसी लेके आ जाओगे तो भी तो आप लोगों की ग्रोथ को वो अफेक्ट करेगा ना, तो वही हो गया। तो पहला हो गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डिजाइन, तो टारगेट वर्सेस राइट्स, मतलब क्या टारगेट्स है क्या राइट्स है आप लोगों के, राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, टारगेट वर्सेस राइट बेस्ड अप्रोच। ना सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव, टारगेट वर्सेस राइट बेस्ड अप्रोच हो गया एक। दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्शन, कि किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, पहुंच रही है लोगों के पास कि नहीं, काउंसलिंग भी हो रही है कि नहीं, एंड स्पेसिंग मेथड्स, ठीक है ना। एग्जांपल, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम टारगेट अप्रोच टू द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम विद अ मिक्स्ड सक्सेस। अपन उसको अनसक्सेसफुल भी नहीं बोल सकते और सक्सेसफुल भी नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में। लीगल फ्रेमवर्क एंड इंसेंटिव्स, लीगल फ्रेमवर्क एंड इंसेंटिव, पॉलिसीज ऑन एज एट मैरिज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, चाइल्ड बेनिफिट्स, टैक्स इंसेंटिव्स कैन इन्फ्लुएंस द फर्टिलिटी डिसीजंस। तो पॉलिसीज ऑन एज एट मैरिज जो रहेगी अपनी, है ना, एज ऑफ मैरिज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, चाइल्ड बेनिफिट्स, टैक्स इंसेंटिव्स देखने को मिल रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है फर्टिलिटी डिक्लाइंस को, है ना। लीगल फ्रेमवर्क और इंसेंटिव्स दे दिया तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जैसे बेटर फंड सिस्टम रिप्रोड्यूस द डेमोग्राफिक चेंज इनडायरेक्टली बाय सोशल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग ढंग से फंड सिस्टम रखोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा डेमोग्राफिक चेंज इनडायरेक्टली बाय सोशल डेवलपमेंट। आगे बात समझ में, है ना। चलो भाई, अब देखो इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, सीधी सीधी बात है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 4 से 5 सब सेक्शन लिखने पड़ेंगे,
हर के अंदर 8 से 10 लाइन होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। चाहे वो इम्प्लीकेशन मैंने क्या किया है, अलग अलग डायमेंशंस में बांट दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, स्पेशल, पॉलिटिकल, इतने ही बहुत है एग्जाम के अंदर, इतने ही चल जाएंगे, ठीक है। तो सोशल इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो एजुकेशन प्रेशर, हेल्थ, मैटरनल केयर और एज स्ट्रक्चर इफेक्ट, है ना, इसके अंदर देखेंगे। तो एजुकेशन सोशल इम्प्लीकेशन में एजुकेशन प्रेशर में क्या बोला है, ये इंक्रीज डिमांड फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, क्वालिटी सफर्स इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट स्किल्ड, क्वालिटी जो होगी वो सफर करेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया है। तो एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड इन पेरी अर्बन बेल्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्रेशर आ रहा है आप लोगों को, अगर ग्रोथ ज्यादा हुई तो हेल्थ मैटरनल केयर, नीड फॉर एक्सपांडेड मैटरनल, हेल्थ मैटरनल केयर में नीड फॉर एक्सपांडेड मैटरनल, न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, फेलियर राइजेस मोबिलिटी एंड अंडरमाइंस प्रोडक्टिविटी। अगर अपन लोगों ने इस तरीके की केयर को नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो हम लोगों को मोर्बिडिटी देखने को मिलेगी और अंडरमाइन हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। आगे बात समझ में, है ना। एग्जाम्पल, स्लम एरिया विथ पुअर मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर, स्लम एरिया विथ पुअर मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एज स्ट्रक्चर अफेक्ट अगर मैं बात करें तो यहाँ पर यूथ बल्ज देखने को मिल रहा है, ये रिक्वायर कर रहा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन। अगर मान लो बड़ा बहुत ज्यादा यूथ हो गए तो हम लोगों को स्किलिंग और जॉब क्रिएशन की भी जरूरत पड़ेगी। एल्डरली अगर बज हो गए, मतलब एल्डरली ज्यादा हो गए, तो हम लोगों को रिक्वायर पड़ेगा क्या, पेंशन और जेरियाट्रिक केयर, मतलब जो ओल्ड एज जो केयर होती है ना, उसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, केरला जो है वो फेस कर रहा है अर्ली एजिंग को, यूपी बिहार जो है वहां पर आप लोगों को यूथ बल्ज देखने को मिल रहा है ना। आगे बात समझ में सोशल इम्प्लीकेशंस में। नाउ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, क्या, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल, पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल। जब वर्किंग एज जो है जब आप लोगों की शेयर करेगी राइज, तो क्या होगा, आउटपुट पर कैपिटा कैन इंक्रीज इफ, सबसे बड़ी बात, इफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी राइज। अगर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है तो ही जो है वो आप लोगों को मैक्सिमम पर कैपिटा दे पाएगा। रिस्क क्या है इस चीज का, भाई एब्सेंस ऑफ जॉब लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को जॉब जो हो जाएगा, आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अनरेस्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के अंदर ही पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में अपन लोगों को जरूरत पड़ेगी फाइनेंस एजुकेशन की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिजिकल स्ट्रेस इफ ग्रोथ डज नॉट क्रिएट टैक्स बेस। अगर टैक्स बेस को क्रिएट नहीं कर पाया तो हम लोगों को फिजिकल स्ट्रेस देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में मतलब ये शिफ्ट करेगा रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनफॉर्मल लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स टू द फॉर्मलाइज्ड हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। लेबर मार्केट स्ट्रक्चर जो बात कर रहे हैं, तो अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, लो प्रोडक्टिविटी जॉब है, तो अपन लोगों को फॉर्मलाइज्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को हाई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के 3। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। पहली बात, वाटर स्कार्सिटी से निपटना पड़ेगा, इंटेंसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द इरिगेशन, फॉलिंग वाटर टेबल्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी देखने को मिल रहा है। पॉलिसी चेंजेस अगर अपन को करने पड़ेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वाटर प्राइसिंग करना पड़ेगा, रिचार्ज देखना पड़ेगा, है ना, वाटर का जो वाटर टेबल का रिचार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है। पॉल्यूशन और वेस्ट पर भी अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अर्बन एयर पॉल्यूशन, दिल्ली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एंड लिक्विड वेस्ट, जैसे रिवर्स वाली बात हो गई, ड्यू टू द पॉल्यूशन, आई एम सॉरी, ड्यू टू द पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है कि नहीं, उसी के कारण तो ये सब चीजें हो रही हैं। लैंड यूज चेंज अगर देखेंगे तो अर्बन स्प्रॉल्स कंज्यूम्स द फर्टाइल लैंड एंड फ्रेगमेंट्स द इकोसिस्टम। तो क्या करता है, अर्बन स्प्रॉल्स जो देखने को मिल रहा है ना, वहां पर आप लोगों को फर्टाइल लैंड को ये कंज्यूम कर रहा है और फ्रेगमेंट्स हो रहा है अपने इकोसिस्टम। अगली बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज स्पेशल इम्प्लीकेशन। स्पेशल इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो अर्बन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो अर्बन कंसंट्रेशन में क्या होगा, मेगा सिटी जो है ग्रोथ हो रही है, तो अपन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है लैक कर रहा है, स्लमाइजेशन हो रहा है, मतलब स्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कंजेशन देखने को मिल रहा है, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली एनसीआर हुआ, पेरी अर्बन एक्सपेंशन यहाँ पर अपन लोगों को देखने को मिल रहा है, कितना ट्रैफिक हो जाता है।
रीजनल इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्पेशल इम्प्लीकेशन देखोगे तो सम स्टेट एज फास्टर वाइल द अदर रिमेन्स यंग, कुछ स्टेट जो है वो बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, कुछ जो है अभी भी यंग है। पॉलिसी है बहुत जरूरी है अपन लोगों को रीजनली टेलर्ड करने के लिए, ठीक है। तो हर जगह एक जैसी चीज नहीं हो सकती, होमोजीनियस नहीं हो सकता, हेट्रोजीनियस हम लोगों को पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी। नाउ पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इंप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसीज प्रायोरिटाइज शिफ्ट करती है, जैसे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल टू मैनेजमेंट। क्या था, पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे, आज के टाइम पे पॉपुलेशन को अपन लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आ गई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। तो जैसे एजिंग पॉलिसी, माइग्रेशन, लेबर मार्केट, है ना। नाउ लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी जो है ना वो आज के टाइम पे पैरामाउंट हो गई है मैनेज करने के लिए अर्बनाइजेशन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में। तो 5 अपन लोगों ने ये सब चीजें देख ली, ठीक है। नेक्स्ट जो होगी ना थ्योरी, क्योंकि अभी 1 घंटे के ऊपर का वो हो गया है, तो अपन इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थ्योरी वही चीज है, वही की वही, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और प्लीज आप सीरियस हो जाओ, होमवर्क में आज दे नहीं रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर आज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पार्ट 2 अपन इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।